बच्चों तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीख ली है कि किसी भी प्रॉब्लम को गिवन एलपीपी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं। चार कंडीशन होती है। अब वो क्यों सीखी है? ताकि हम सीख पाए सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड ही हमें सीखना है। अब मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है आपके सामने और कहा है इस प्रॉब्लम में मुझे कि इस सिंपलेक्स मेथड से इस एलपीपी को सोल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे इस प्रॉब्लम को किस फॉर्म में चेंज करना होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की चार शर्तें हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो मैक्सिमाइजेशन की तो दे रखी है। मैक्सिमम z क्या दिया हुआ है? 3x1 2x2 प्लस 5x3 ये दिया गया है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर तीन कंस्ट्रेंट्स हैं। तीन कंस्ट्रेंट है, तीनों में लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो इसका मतलब तीन स्लैक वेरिएबल गिरेंगे। लेस देन इक्वल टू में स्लैक गिरता है, ग्रेटर देन इक्वल टू में सरप्लस गिरता है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव टू क्या होगा बताओ? x1 प्लस 2x2 प्लस कितना? 2x2 प्लस x3 और यहाँ पर वेरिएबल क्या कह दूं मैं? स्लैक वेरिएबल x4 और ये इक्वल्स टू किसके कह दूं भाई? ये इक्वल्स टू कह देता हूं मैं किसके? 430 के। और ये जो x4 है स्लैक हो या सरप्लस हो इसकी कॉस्ट कितनी रहती है? 0 रहती है। इसकी कॉस्ट कितनी रहती है? हमेशा 0 रहती है। उसके बाद ये है 3x1, इसमें x2 तो है ही नहीं तो 2x3 और यहाँ पर मुझे इसके किसके इक्वल रखना है? 460 के इक्वल रखना है। तो मैं x5 एक स्लैक वेरिएबल करूंगा जिसकी कॉस्ट क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल को क्या डाल दिया है? x5 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया है। सिमिलरली इसमें भी x1 प्लस 4 x2 x3 इसमें है ही नहीं और मुझे इसको किसके इक्वल लाना है? 420 के। तो मैं एक नया वेरिएबल ऐड कर देता हूँ x6 स्लैक वेरिएबल जिसकी कॉस्ट क्या रहेगी? 0 रहेगी और वो हो गया ये रहा x6। और साथ में एंड साथ में क्या होगा? ये जितने भी वेरिएबल्स हैं कौन कौन है? x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है, ये सब नॉन नेगेटिव हैं। अब ये बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आ रही है क्या? क्यों नजर आ रही है? क्योंकि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की हो गई है। सारे कंस्ट्रेंट इक्वल टू साइन रख रहे हैं। राइट हैंड साइड में जो है सब नॉन नेगेटिव है और सारे वेरिएबल्स भी क्या है? नॉन नेगेटिव। मतलब मुझे अब मैं लगा सकता हूँ उसके लिए सिंपलेक्स मेथड मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन आपको सिंपलेक्स मेथड सीखने से पहले कुछ डाटा है जिसके लिए मुझे अलग से लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। इतना सारा आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको जनरली समझा देता हूँ। देखो बेसिक वेरिएबल किसे कहते हैं? मुझे नीड होगी इस वेरिएबल की। बेसिक वेरिएबल किसे कहते हैं? इसके लिए आपने एक चीज पहले भी समझी हुई होगी, नहीं समझी तो यहाँ पे समझ लो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जैसे 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझनी है तो क्या होती है? 1 0 0 1। क्यों कहें 2x2 की है? क्योंकि इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। तो 2x2 की क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3x3 की क्या होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3 रो और 3 कॉलम रखता है तो 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4x4 की समझनी हो तो क्या होगी? बताओ जल्दी से। ये होगी 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी 5x5 की भी बना सकता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आ गई आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? और वे वेरिएबल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे उन वेरिएबल्स को मैं क्या कहूंगा? याद रखना बेसिक वेरिएबल्स कहूंगा। जनरली ये कहते हैं, हालांकि डिटेल में जाओगे तो बहुत सारी डिटेल निकल के आएंगी, लेकिन फिलहाल आपको जनरली क्या याद रखना है? बेसिक वेरिएबल क्या होंगे? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का निर्माण कर रहे होंगे। अब ये कैसे निर्माण करेंगे वो समझ में अभी आएगा। आपने सबसे पहले जो प्रॉब्लम है आपको सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करने के लिए आपने उसको किस फॉर्म में लिख देना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। और उसके बाद एक टेबल बनानी है जिसको कहता हूं मैं सिंपलेक्स टेबल। क्या कहता हूं भाई? मैं सिंपलेक्स टेबल बनाता हूं। इसके लिए क्या बनाऊंगा मैं? एक सिंपलेक्स टेबल। और वो सिंपलेक्स टेबल जो होगी वो हर बार सेम फॉर्मेट की होगी। उसका फॉर्मेट क्या होगा? देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखूंगा बेसिक वेरिएबल, यहाँ पर कॉस्ट लिखूंगा उस बेसिक वेरिएबल्स की, यहाँ पर मैं लिखूंगा, अभी ध्यान से समझना, ये फॉर्मेट आपको हर बार ये सेम टू सेम चाहिए, ठीक है ना? ये सेम टू सेम आप अच्छे से ये फॉर्मेट याद रखेंगे। यहाँ पर लिखूंगा एक्स बी और कितने वेरिएबल्स हैं? बेसिकली 6 वेरिएबल हैं। तो x1 x2 x3 x4 x5 और x6 और ऊपर एक डाटा और लिखूंगा, उसे कहूंगा मिनिमम रेशो। अब ये क्या होगा समझ में अभी आएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा सीजे और उसके बाद यहाँ बिलो में लिखूंगा z की वैल्यू और यहाँ पर मैं लिखूंगा डेल्टा जे।
ये आपको फॉर्मेट दिमाग में रखना भी सारा डाटा समझ में आ जाएगा कि डेल्टा क्या होते हैं, ये सारी चीजें होती क्या क्या है, उसी पर हम ध्यान देंगे अभी। देखो ध्यान से, ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मेट आपको सिंप्लेक्स टेबल के लिए बना देना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कैसे लिखना है। जैसे सीजे की वैल्यूज लिखनी है सबसे पहले, तो जेड के अंदर जो जेड है उसके अंदर x1 का कॉस्ट कितना दिया हुआ है आपको 3, x2 का कॉस्ट 2, x3 का कॉस्ट 5, x4, x5 और x6 इन सब का कॉस्ट क्या है 0। और जब मुझे यहाँ इस डाटा को फिल करना होगा तो इन कंस्ट्रेंट्स को देखूंगा, कंस्ट्रेंट्स में मुझे जो कॉस्ट है x1 की वो क्या है 1, 3 और 1, x2 की कॉस्ट यहाँ पर कितनी है 2 है, इसमें x2 है ही नहीं तो 0 है, यहाँ पर x2 की कॉस्ट कितनी है 4 है, x3 की कॉस्ट 1 है, x3 की कॉस्ट 2 है और x3 इसमें है ही नहीं तो 0 है, x4 की कॉस्ट यहाँ पर तो 1 है और बाकी में x4 है ही नहीं तो 0 है, x5 पहले में नहीं है और तीसरे में नहीं है तो 0 कॉस्ट है, दूसरे में है जिसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, और ऐसे ही x6 पहले और दूसरे को इसमें तो है ही नहीं तो लास्ट में 1 है। अब तुम देख रहे होंगे कि भाई ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो 3 बाई 3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना कौन रहा है, कौन से वेरिएबल्स बना रहे हैं x4 x5 और x6, तो यही वेरिएबल्स को बेसिक वेरिएबल कहूंगा, कौन कौन x4 x5 और x6, और इन्हें इसी सीक्वेंस में लिखना, जो 1 0 0 1 बनाएगा उसे ऊपर, फिर 0 1 0 जो बनाएगा उसको बीच में, और 0 0 1 जो बनाएगा उसको नीचे, मतलब सीक्वेंस भी आपको यही रखनी है। और कॉस्ट x4 की कॉस्ट कितनी है वो है 0, x5 की कॉस्ट कितनी है वो भी 0 है, और x6 की कॉस्ट भी कितनी है 0। अब xb में आपको क्या लिखना है, जो राइट हैंड साइड में डाटा आपको गिवन है ना, कितना 430 460 और 420, ये है भाई, ये लिख दो। अब आपको क्या करना है, पहले मैं नीचे से डाटा ये जो रब है ये करूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। देखो ध्यान से समझना मेरी बात क्या है, ये जो डेल्टा की वैल्यू है ये निकालने की कोशिश करूंगा मैं सबसे पहले, और अगर सारे डेल्टा जे की वैल्यू मान लो एस डेल्टा जे की वैल्यू पॉजिटिव या 0 आ जाती है, मान लो पॉजिटिव भी आ रही है एक वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तब हम सोल्यूशन को कहेंगे ये सोल्यूशन अभी ऑप्टिमल नहीं है। सोल्यूशन क्या नहीं है, ऑप्टिमल नहीं, मतलब अभी आंसर नहीं आएगा मेरा आंसर कब आएगा, जब सारे डेल्टा जे या तो नेगेटिव हो, नेगेटिव के साथ मान लो एक अदद 0 भी है, मान लो सारे 0 है या नेगेटिव है और 0 है, तो सोल्यूशन ऑप्टिमल आ जाएगा। लेकिन इस केस में नॉट यूनिक, आंसर यूनिक नहीं होगा। अगर मान लो डेल्टा जे की वैल्यू 0 या नेगेटिव हो या दोनों हो, मतलब 0 हो नेगेटिव हो, 0 और नेगेटिव दोनों हो, तो उस केस में हम क्या कहूंगा कि सोल्यूशन ऑप्टिमल तो है लेकिन यूनिक नहीं है, मतलब इसके जैसे और भी आंसर इसके बनाए जा सकते हैं। और जो डेल्टा जे है अगर वो सारे नेगेटिव आ जाएंगे तो सोल्यूशन ऑप्टिमल भी होगा, ऑप्टिमल तो होगा एंड यूनिक भी होगा, मतलब ये सोल्यूशन जो है ऑप्टिमल तो हो गया है लेकिन साथ में इसके जैसा आंसर और नहीं बनाया जा सकता, यही सबसे बेहतर आंसर है, यूनिक आंसर, इसका अकेला आंसर यही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये डेल्टा जे निकलेंगे कैसे, इसको निकालना है। डेल्टा जे को निकालने के लिए क्या करना है, जैसे कि वहां पे डेल्टा 1 निकाल लूंगा, यहाँ पे डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 डेल्टा 6 ऐसे निकाल। अब डेल्टा 1 निकालना है आपको, तो आपको क्या करना है, इस सीबी की मल्टीप्लाई इसके कोरस्पॉन्ड जो x1 लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। तो 0 की मल्टीप्लाई 1 में की तो क्या हुआ 0, 0 की मल्टीप्लाई 3 में की तो क्या हुआ 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 में की 0, और ये जो तीनों आए हैं इन तीनों को जोड़ के हमेशा ऊपर वाले जो सीज है उसमें से घटा दो। कैसे 0 0 0 टोटल 0, 3 में से घटाया तो 3, फिर 0 0 0 और 2 में से घटाऊंगा तो 0 0 0 5 में से घटाऊंगा 5। और याद रखना ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके लिए हमेशा चाहे डेल्टा जे कहीं भी आएगा हमेशा 0 ही आएगा। कैसे आएगा समझना चाहो तो यहाँ भी समझ सकते हो भाई, 0 0 0 और 0 में से घटाऊंगा 0, 0 0 0 0 में से घटाऊंगा 0, 0 0 0 0 में से घटाऊंगा 0,
अब ये बताओ क्या सारे डेल्टा जे नेगेटिव या जीरो है? नहीं है। तो मतलब अभी आंसर नहीं आया क्योंकि वैल्यूज पॉजिटिव भी आ रही है डेल्टा की। अगर पॉजिटिव आ रही है तो आंसर नहीं है, आंसर तो आया नहीं है। तो इनमें से मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ रही है? सारे डेल्टा 3 आ रही है। डेल्टा 3 जो है वो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू रखता है। तो ये जो कॉलम है, जो जो कॉलम है, इस कॉलम को कहता हूं बेटा मैं की कॉलम। क्या कहता हूं? इस कॉलम को जिसके कोरस्पोंड डेल्टा जे की वैल्यू मोस्ट पॉजिटिव आएगी, उस कॉलम को क्या कहूंगा? की कॉलम। की कॉलम, बहुत ध्यान रखना। तो x3 इज द की कॉलम। अब ये की कॉलम का फायदा क्या होगा ये हम आगे देखेंगे। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट पॉइंट में, जो ये XB है, ये जो XB है, इसको डिवाइड करना है, रेशो निकालना है किसके साथ? जो आपकी की कॉलम आई है x3 की कॉलम आई है ना, उसके एलिमेंटों से डिवाइड करना है। लेकिन x3 के उन्हीं एलिमेंटों से डिवाइड करना भाई जो क्या हो, जीरो से बड़े हो, मतलब पॉजिटिव हो। जैसे कि अगर मैं इससे डिवाइड कर सकता हूँ, ये जीरो से बड़ा है, इससे भी डिवाइड कर सकता हूँ, इससे डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो ये तो एज इट इज, ये तो फॉर्मेट यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं, ये तो एम्प्टी रहेगा। अब यहाँ पर देखो XB 430 को डिवाइड करूंगा जब 1 से, तो क्या आएगा बता दो? 430 को जब मैंने 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 430 ही आएगा। 460 है ये XB, और इसको किससे डिवाइड करूंगा? इसके कोरस्पोंडिंग x3 का एलिमेंट कौन है? 2 है, उससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 230 आ जाएगा। आ गया या नहीं आ गया? ये जो रेशो आया है, ये रेशो मैंने निकाला, इनमें से मिनिमम कौन सा रेशो है ये बता दो। इनमें से मिनिमम जो है वो ये है, ये मिनिमम है। तो ये हो गई मेरी, जो हो गई की रो हो गई। तो ये क्या हो गई? की रो। की कॉलम का पता चलता है मैक्सिमम डेल्टा जे से। मैक्सिमम डेल्टा जे जो मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा जे है बेसिकली, उससे पता चलता है। और जो की रो है उसका पता चलता है किससे? मिनिमम रेशो से। अगर मान लो, अब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट टेबल मैं इसको रब कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अब ये बता दो मतलब क्या करूंगा, जो नेक्स्ट टेबल बनाओ, ये आंसर तो बेहतर है नहीं है, अभी ऑप्टिमल नहीं है, तो ऑप्टिमल तो मुझे बनाना है। तो ऑप्टिमल बनाने के लिए मुझे अगली टेबल बनानी पड़ेगी, नेक्स्ट टेबल की तरफ मुझे मूव करना पड़ेगा। तो मैंने नेक्स्ट टेबल की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। अब क्या करूंगा, यहां पर मैं जो ये x3 आया है, जो ये x3 वेक्टर आया है, इसको मैं क्या करूंगा, ये मेरा अपकमिंग वेक्टर होगा नेक्स्ट टेबल में। और जो ये x5 के कोरस्पोंडिंग, जो मिनिमम रेशो के कोरस्पोंडिंग वेक्टर कौन है? x5। x5 इज आउटगोइंग वेक्टर, तो x5 आउटगोइंग है और x3 इनकमिंग वेक्टर है। मतलब इस टेबल में से जो नई टेबल बनाऊंगा उसमें से x5 निकाल दो और उसके प्लेस पर किसको डाल देना है? मुझे x5 के प्लेस पर किसको डाल देना है? x3 को डाल देना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ऐसे कर देना है। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा जे की वैल्यू, देखो ध्यान से, यहाँ पर जेड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो जेड कैसे निकालते हैं? सीबी की एक्स में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें करोगे तो जोड़ दो तीनों को, तो 0 0 0, तो क्या आएगी जेड की वैल्यू? यहाँ पर 0 आएगी। कोई दिक्कत नहीं है। और ये डाटा आपको नेक्स्ट टेबल तब तक बनानी है जब तक आपके डेल्टा जे या तो नेगेटिव ना आ जाए या 0 ना आ जाए। सारे मतलब जब तक भी पॉजिटिव आता रहेगा आप ये टेबल बनाते रहेंगे, या तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार भी आप टेबल बना सकते हैं। हालांकि मैंने क्वेश्चन शुरुआत में अच्छा लिया है तो इसीलिए टेबलों की संख्या बढ़ रही है। कई दफा एक ही बार टेबल में आंसर आ जाएगा तो यही ऑप्टिमल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से नेक्स्ट टेबल की तरफ मूव करने के लिए आपको एक एलिमेंट की पहचान करनी होगी, विच इज की एलिमेंट। क्या होगा उस एलिमेंट को? क्या कहूंगा मैं? की एलिमेंट। अब वो की एलिमेंट क्या होगा? ये की कॉलम है, ये की रो है। की कॉलम की रो के जो कटिंग पे आ रहा है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ऐसा एलिमेंट बनाओ। तो ये 2 एलिमेंट ऐसा है जो की रो को भी मान रहा है और की कॉलम को भी मान रहा है। तो इस एलिमेंट को क्या कहूंगा मैं? की एलिमेंट। क्या कहूंगा? की एलिमेंट। अब ये जो की एलिमेंट है ये मेरी नेक्स्ट मूवमेंट में बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं क्या चाहूंगा, नेक्स्ट टेबल में पहले ये बताओ x4 ये कितना, x4 की पोस्ट कितनी है भाई? 0। x3 की पोस्ट कितनी है? 5 है। और x6 की पोस्ट भी कितनी है? 0 है। अब मैं क्या चाहूंगा, जो नेक्स्ट टेबल मेरी आएगी उसमें वो की एलिमेंट जो बने, वो जो की एलिमेंट था उसके प्लेस पर क्या आ जाए नेक्स्ट टेबल में? 1 आ जाए। 1 आना चाहिए हमेशा, जहां भी की एलिमेंट था उस जगह पे नई टेबल में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब 1 कैसे आएगा?
मैं क्या करूँ, इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दूं। जैसे 2 से डिवाइड करूंगा यहाँ पर बन जाएगा। मतलब क्या होगा, जब मैंने 460 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 230, 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 3/2, 0 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 0, और ये बन गया नेगेटिव 1। फिर ये 0 और ये 1/2 और ये 0। समझ गए होंगे मैंने क्या किया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद मैं क्या चाहता हूं, ये जो 1 आया है 1 बना दिया। इस नेक्स्ट टेबल में इस ये जो 1 आया है इसके नीचे भी और इसके ऊपर भी हमेशा 0 रहे। इसके नीचे और ऊपर हमेशा क्या रहे, 0 रहे। अब नीचे तो 0 है ही, तो ये तो जो भी कॉपी हो गई भाई, 1 4 0 0 0 1, ये तो 0 है, लेकिन ऊपर 0 नहीं है। इसको एज इट इज कॉपी नहीं कर सकता मैं, तो मैं क्या चाहता हूँ, ऊपर भी 0 बने। अब ऊपर 0 बनेगी जब इस पूरी रो में से अगर मैं इस रो को घटा दूं तो 1 - 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0। देखो 430 में से 230 घटेगा तो हर एक एलिमेंट घटाना पड़ेगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो जो भी है। तो 430 में से 230 गया तो 200 बचा भाई। 1 - 3/2 - 1/2, 2 - 0 तो 2, 1 - 1 0 आ गया। देखो 0, 1 - 0 1, 0 - 1/2 - 1/2, 0 - 0 ऐसी। अगेन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 आप कैलकुलेट करो, और अगर सारे डेल्टा चाहिए या तो 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा मैं कैसे निकालूंगा बताओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की 0 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, तो 15/2, 15/2, और इन तीनों को जब जोड़ूंगा तो 15/2, और 3 में से जब घटाऊंगा तो क्या आएगा बताओ, 3 दूनी 6 माइनस के क्या आएगा बताओ, माइनस के 9/2 आया है, नहीं आया, नेगेटिव आ गया है। और देखो यहाँ तो ये 1 0 0 0 1 0 ये होगा, हमेशा 0 आएगा। यहाँ पर कैसे आएगा देख लो, 0 5 0 और 5 में से 5 गया सीधे। यहाँ पर देख लो 0 0 0 और 0 में से 0, तो हर बार यहाँ भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा, वहां तो 0 लिख देना हर बार। अब यहाँ पर देखो 0 अगेन 0 अगेन 0 और 2 में से घटाऊंगा तो 2। अभी आंसर नहीं आएगा क्योंकि एक वैल्यू कम से कम ऐसी आ रही है जो पॉजिटिव है, मतलब आगे भी जाना पड़ेगा मुझे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 0, ये 5/2, ये 0, तो 5/2 और 0 में से 5/2 हटाओगे तो माइनस के 5/2। तो यहाँ पर मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा जे कौन आ रहा है, मोस्ट पॉजिटिव आ रहा है ये। तो इसके कोरस्पॉन्ड जो वेक्टर है x2, भाई ये कॉलम है ना, ये कॉलम कौन सी कॉलम है, की कॉलम, और की कॉलम कौन से वेक्टर से बन रही है, x2, तो x2 इज द इनकमिंग वेक्टर इन नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल। अब आउटगोइंग वेक्टर का किससे पता चलेगा, मिनिमम रेशो से। अब मिनिमम रेशो को कैसे निकालोगे, जो एक्स भी है उसको इस बार किससे डिवाइड करोगे, जो की कॉलम के एलिमेंट से, की कॉलम कौन है, x2 के एलिमेंट से डिवाइड करो। लेकिन x2 के उन्हीं एलिमेंट से डिवाइड करना जो पॉजिटिव होंगे, मतलब x2 ये रहा, इसके इस एलिमेंट से तो मैं डिवाइड कर नहीं पाऊंगा क्योंकि तो 0 है, तो यहाँ पर तो एम्प्टी, यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं होगा। यहाँ पर देखो 200 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 200 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो क्या आएगा बताओ, 100 आएगा। 420 को जब मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से करूंगा तो 105 आ जाएगा। अब इन दोनों रेशो में जो मिनिमम है वो कौन है, वो ये है। ये जो फर्स्ट रो है ये हो गई मेरी की रो, ये जो सेकंड कॉलम है ये हो गई की कॉलम, और ये जो की रो के कोरस्पोंड जो एलिमेंट है, जो वेक्टर है, सॉरी, ये वेक्टर जो है क्या होगा आउटगोइंग वेक्टर, और ये जो इनकमिंग वेक्टर। कुल मिला के x4 को निकाल दो और उसकी जगह पे किसको ले आओ भाई, x2 को ले आओ। लेकिन उससे पहले किसकी आपको पहचान करनी है, की एलिमेंट की। बताओ की एलिमेंट सोच रहे हो कहाँ है, ये की रो की कॉलम, की रो की कॉलम, और इनको दोनों को इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं, ये दोनों आपस में जाकर के इस 2 पे हो रहे हैं। तो यही है मेरे पास की एलिमेंट। अब देखो ध्यान से, मैं नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाऊंगा, तीसरी सिंपलेक्स टेबल बना रहा हूं। लेकिन अगर चाहो तो यहाँ पर z की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या आएगी z की वैल्यू, ध्यान से 0, ये भी 0, तो ये हो गया 0, 5 या 15 का 5 का, और ये हो गया 1150। 1150, लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर नहीं है क्यों, क्योंकि एक डेल्टा जे डेल्टा 2 बेसिकली ऐसा है जो क्या है, अभी पॉजिटिव है, तो ऑप्टिमल ही नहीं है। अब ये बताओ जो नेक्स्ट टेबल बनेगी, मैं यही को बना रहा हूँ, इसी को थोड़ा सा अपडेट करना, ध्यान से समझना, वो ध्यान से समझना, मैं इसको पूरे को रखूँ।
ये सारा डाटा मैं रख दूंगा, क्योंकि ये पहले टेबल का था, मुझे थर्ड टेबल बनानी है, तो ये तो सारा डाटा जाएगा, नया डाटा आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो छोड़ो उसको। यहाँ पर देखो ध्यान से, अब x4 के प्लेस पे कौन आ जाएगा, x2 आ जाएगा, और x3 x6 तो एज इट इज रहे, x3 x6 एज इट इज रहे। x2 की कॉस्ट कितनी है सवाल में ही 2 है, x3 की कॉस्ट कितनी है 5 है, x6 की तो 0 है, वैसे भी ये स्लैक वेरिएबल है, स्लैक वेरिएबल इसकी तो 0 ही होती है। अब देखो ध्यान से, मैं चाहता हूं कि की एलिमेंट क्या बन जाए, हर बार कहा था, तो की एलिमेंट है जिस जगह पे की एलिमेंट बना है नेक्स्ट टेबल में, उस की एलिमेंट के प्लेस पे क्या आ जाना चाहिए, अब 1 कब आएगा, जब मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा भाई, किसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या बना, सो इसको 2 से डिवाइड किया -1/4, इसको 2 से डिवाइड किया 1, इसको 2 से डिवाइड किया ये 0, इसको 2 से डिवाइड किया 1/2 -1/4, और ये क्या हुआ, कोई दिक्कत है बताओ। और मैं चाहता हूँ इसके नीचे भी और ऊपर भी 0 बने, ऊपर तो कोई एलिमेंट इस बार है ही नहीं, तो ऊपर तो बनेगा ही नहीं, नीचे ही बनेगा, तो ये तो ऑलरेडी 0 बना हुआ, तो ये तो जुड़ा थे, कॉपी कर दो, 230 3/2 0 1 0 1/2 और 0। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये 0 नहीं बना हुआ, यहाँ पे 0 बनाना है मुझे, 0 कब बनेगा, मैं काम करता हूँ इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 6, बताओ क्या होगा, 100 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 400, माइनस के 1/4 में जब मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो क्या आएगा, -1 आएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, ये 0 आएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0 बने, एक काम करो इसमें से घटा दो, 420 में से 400 गए तो क्या बचा 20, 1 -1, लेकिन ये माइनस है तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 2 हो जाएंगे, 4 में से 4 गया 0 बन गया, देखो 0, और यहाँ पर 0 - 0 क्या हो गया 0, 0 - 2 -2 0, और ये 1 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि घटाओगे तो ये प्लस, और ये प्लस रहेगा। अब बताओ, ये तो मैंने अपनी सुविधा के लिए ये इंफॉर्मेशन लिखी थी यहाँ पर, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, देखो ध्यान से जल्दी से देखते हैं। अब मैं डेल्टा जे की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर तो 0 ही आएंगी, चाहे तो चेक कर सकते हो, ये रहा 0 5 में से 5 घटाओगे 0, कोई से भी चेक कर सकते हो 0 आएगा। यहाँ पर देखो, तो ये हो गया माइनस के कितना, तो 1/2, और ये हो गया प्लस का कितना 15/2, तो यानी कि आ गया 14/2, यानी कि 7, और 3 में से जब 7 घटाओगे तो -4 आएगा भाई, क्योंकि ऊपर से घटाओगे ना। उसके बाद इसको देखो, ये हो गया 1, उसके बाद ये 0 और ये 0, और ऊपर से घटाओगे तो -1, उसके बाद यहाँ पे देखो ये माइनस के 1/2 और प्लस के 5/2 और ये 0, तो यहाँ पे क्या बना 4/2 यानी कि 2, और जब 0 में से 2 घटाओगे -2। अब तुम देखो ध्यान से, इस टेबल में सारे डेल्टा जे या तो नेगेटिव है या 0 है, या तो सारे डेल्टा जे क्या है नेगेटिव है या 0 है, देखो ध्यान से, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो हेयर ऑल डेल्टा जे जो है या तो नेगेटिव भी है 0 है, सो जो सोल्यूशन आया है इज ऑप्टिमल बट नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है वो, ऑप्टिमल है, एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन इज, क्या है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन, देखो ध्यान से, जेड की वैल्यू क्या आएगी 200, तो ये आया, और ये आएगा कितना 1150 ही आया, तो कुल में, और ये 0 आया तो 1350 आ गया, क्या आ गया 1350 आ गया भाई। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है जेड की, ऑप्टिमल सोल्यूशन इज मैक्सिमम जेड इज इक्वल्स टू 1350 एंड x1 और x2 और x3। आपको जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिए गए थे x1 x2 और x3 थे, वही आंसर में आने चाहिए। x5 x4 और x6 तो मैंने स्लैग वेरिएबल्स लिए थे अपनी सुविधा के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू नहीं आई है तो 0, x2 की कॉस्ट कितनी आई है, x2 की वैल्यू कितनी आई है 100 आई है, और x3 की कॉस्ट कितनी आई है 230 आई है। x6 मत लिखना क्योंकि वो सवाल में नहीं था, सवाल में x1 x2 और x3 थे। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, यही आंसर था वैसे तो, लेकिन चेक भी कर सकते हो। आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम z कितना दिया था बताओ, मैक्सिमम z कितना दिया था आपको 3x1 + 2x2 + 5x3 ये दिया था। अगर आप चाहो तो z की वैल्यू यहाँ पर देखो, x1 के प्लेस पर 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, x1 के प्लेस पे x2 के प्लेस पे जब 100 रखोगे तो ये तो 200 हो गया,
और जब x3 के प्लेस पर यहाँ 230 रखोगे, 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1150 आ गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1350 आएगा। यही वो z है जो मैक्सिमम है। लेकिन ये जो सोल्यूशन है ये ऑप्टिमल तो है लेकिन यूनिक नहीं है, मतलब इसके जैसे और भी आंसर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम किसका, सिंप्लेक्स मेथड का। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा घर से, आपको ट्राई करने हैं और ये यूनिट सेकंड आपकी पूरी तरह से आपके लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन और सिंप्लेक्स मेथड के जरिए देखते हैं। हालांकि हमें बहुत ज्यादा मेथड्स नहीं सीखने हैं हमारे एमबीए सेकंड सेमेस्टर के लिए, लेकिन मैं इस बुक की अलग से जब एक सीरीज शुरू करूंगा तब मैं आपको इसकी डिजनरेसी जो जो इसमें बन सकती है, टू फेज मेथड, बिग एम मेथड, डुअलिटी, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड्स वगैरह कराऊंगा, है ना। तो ये आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यही करना है जितना मैं करा रहा हूं। और ये क्वेश्चन आपको फिर से दिया गया है, क्या कहा जा रहा है कि इस एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड के जरिए से सॉल्व करना है। प्रॉब्लम जो है सामने है आपके, कोशिश करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले चेंज करने की। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की 4 शर्तें हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होनी चाहिए, जो कि है। तो प्रॉब्लम कैसी है, मैक्सिमम z इक्वल्स टू कितना है, 7x2 प्लस 5x2, ये 2 दिया गया है। सब्जेक्टिव 2, 2 कंस्ट्रेंट दी गई है। अब यहाँ पर अगर आप पहली ही कंस्ट्रेंट में देख रहे हो इस वाले फंडे में, तो राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है -6, आपको सबसे पहले राइट हैंड साइड में प्लस बनाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब ये कंस्ट्रेंट किस रूप की होगी, x1 प्लस 2x2 और ये हो गया +6। लेकिन ये साइन हो गया ग्रेटर देन का साइन लेस देन में रहा और इक्वालिटी का साइन एज इट इज बना रहा। भाई मैंने बताया था कि माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन में, और लेस देन का जो साइन है वो ग्रेटर देन में चला जाता है। इक्वालिटी जो भी थी हमारी लाइन, अब यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू, दोनों में क्या गिरेगा, स्लैक वेरिएबल्स ऐड होंगे। तो स्लैक वेरिएबल्स ऐड करो जिनकी कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी। तो बताओ जब स्लैक वेरिएबल इसमें ऐड करूंगा तो क्या बनेगी ये कंस्ट्रेंट, ये इक्वेशन क्या बनेगी, x1 प्लस 2x2 और इसमें कुछ ऐड होगा और ये इक्वल्स हो जाएगा किसके, 6 के। उसी तरह से ये 4x1 प्लस 3x2, अभी इसमें कुछ ऐड करूंगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के। ये लेस देन इक्वल टू था, मैंने क्या किया, इसमें x3 वेरिएबल ऐड किया जिसकी कॉस्ट क्या ली, 0 ली। तो x3 इज अ स्लैक वेरिएबल और इसमें क्या ऐड किया, x4 जिसकी कॉस्ट क्या ली, 0। और साथ में x1, x2, x3, x4 ये सब नॉन नेगेटिव है। अब ये बताओ, ये जो आपको मैंने नीचे प्रॉब्लम लिखी है, ये जो सॉल्यूशन फॉर्म लिखी है, ये स्टैंडर्ड है या नहीं है, कैसे है। प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, प्रॉब्लम कैसी है, मैक्सिमाइजेशन की है। एक सेकेंड ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम हो गई है मैक्सिमाइजेशन की, और राइट हैंड साइड में सभी क्या है, कंस्ट्रेंट में नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स है, सारे के सारे वेरिएबल्स भी नॉन नेगेटिव हैं और सारी कंस्ट्रेंट इक्वल साइन रख रही हैं। तो ये क्या होगा, ये चारों कंडीशन को मान रहा है, तो ये क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। और जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए तो आप अपनी सिंप्लेक्स टेबल बना करके सॉल्व करना शुरू करो। क्या बनाओ, सबसे पहले सिंप्लेक्स टेबल। अब सिंप्लेक्स टेबल का जो फॉर्मेट था वो क्या था, ये बताओ। सिंप्लेक्स टेबल मैं बना रहा हूं, जितनी भी टेबल बन पाएंगी। तो सबसे पहले बी, सी बी और एक्स बी, यहाँ पर सी जे होता था, याद है ना, सी जे। और कितने वेरिएबल्स हैं भाई, 4 हैं। तो क्या होगा, x1, x2, x3, x4, यहीं तक होगा सिर्फ। और ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मिनिमम रेशो। अब देखो ध्यान से कैसे निकालते थे x1, x2, x3, x4। तो सबसे पहले कॉस्ट लिखनी है, x1 की कॉस्ट कितनी है, 7, x2 की कॉस्ट कितनी है, 5 और x3, x4 की कॉस्ट कितनी है, 0, 0। x1 का कोफिशिएंट इसमें कितना है, पहले में 1, दूसरे में 4,
x2 का कोफिशिएंट 2 और फिर 3, x3 का यहाँ पर 1 है और इसमें 0 है, x4 का ऊपर 0 है नीचे 1 है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज तो नजर आ ही गई होगी, बेसिक वेरिएबल्स कौन है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, 1 0 0 1 2 बाई 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन बना रहे हैं, x3 और x4, यही बेसिक वेरिएबल्स हैं। कॉस्ट कितनी है x3 की 0 और x4 की भी कितनी है 0, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है 6 और 12। इज दैट क्लियर और नॉट। मैं नीचे वाला रब करूंगा, ये नीचे वाले को देख करके समझ गए होंगे कि ऊपर जो टेबल में डाटा लिखा है वो कैसे लिखा गया है। और एक डाटा और डेल्टा के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा के लिए फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर निकालते हैं डेल्टा के, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4, और यहाँ पर हम निकालते हैं z। ठीक है ये बात। अब डेल्टा 1 कैसे निकालते थे, 0 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 0 0 और 7 में से 0 घटाओगे तो 7, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसके, 0 की मल्टीप्लाई 2 में की 0, 3 की मल्टीप्लाई 0 में की तो 0, और 5 में से घटाया तो 5 ही आया। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमेशा मैंने क्या बताया था 0 आती है, और चेक भी कर सकते हो 0 0 0, कोई से भी चेक कर सकते हो। अब ये बताओ ऑप्टिमल सोल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि सारे डेल्टा जे नेगेटिव नहीं आए हैं। यहाँ पर जेड की वैल्यू चेक करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे आंसर नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्या आएगी वैसे, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्यों आएगी, समझ गए होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो आपस में। अब आपको क्या करना था, मोस्ट पॉजिटिव कौन है, मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा जो है वो ये है। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है यही क्या है, की कॉलम है, और इस की कॉलम के कोरस्पोंड जो वेरिएबल ऊपर रखा हुआ है दैट इज द की वेरिएबल, ये है ना, ये की वेरिएबल यही है, मतलब ये इनकमिंग वेक्टर होने वाला है। x1 इज द इनकमिंग वेक्टर। अब आउटगोइंग वेक्टर के लिए क्या करते थे, एक्स बी को डिवाइड करते थे एक्स कौन से एलिमेंटों से, जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट कौन से हैं, फर्स्ट के हैं, और उसके एलिमेंटों से डिवाइड करेंगे, लेकिन x1 के उन्हीं एलिमेंटों से डिवाइड करेंगे तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, याद है ना। अब यहाँ पर तो दोनों ही पॉजिटिव है, 1 भी और 4 भी, तो डिवाइड करो सबसे पहले। तो 6 को 1 से डिवाइड करोगे, 6 को 1 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, और 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। अब इन दोनों, इन रेशो में जो रेशो निकाला है इनमें से मिनिमम बताओ कौन सा है, तो मिनिमम है ये, तो ये हो गया की रो, यानी कि x4 इज द आउटगोइंग वेक्टर और x1 इज द इनकमिंग वेक्टर। तो x4 को निकाल के x4 की जगह पे किसको ले आओ भाई, x4 की जगह किसको ले आऊंगा, x1 को ले आऊंगा। देखो x3 तो ये एज इट इज, और x4 के प्लेस पर कौन आ जाएगा, x1 आ जाएगा, x4 के प्लेस पे कौन आ जाएगा, ये x1 आ जाएगा। ठीक है ये बात। अब कैसे आएगा, देखो ध्यान से, x3 की कॉस्ट कितनी है, वो है 0, और x1 की कॉस्ट कितनी है, वो है 7। अब की एलिमेंट की पहचान करो, तो ये की कॉलम, ये की रो, तो क्रॉसिंग पे कौन आ रहा है, 4, 4 इज द की एलिमेंट। अब मैं चाहता हूं नेक्स्ट टेबल जो भी बनेगी उसमें की एलिमेंट जहां पे था वहां पे क्यों ना आना चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए मुझे। और 1 कैसे आएगा, जब मैं इसको सबको 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 3/4, ये हो गया 0, और ये 1/4। ठीक है। अब ऊपर मुझे इसके 0 चाहिए, नीचे तो कोई है ही नहीं, तो एक काम करो, इसमें से एज इट इज 3 में से 6 में से 3 गए तो बचे कितने, 3, 1 में से 1 गया, क्या हुआ 0, 2 माइनस 3/4 होगा तो 8, यानी कि 5/4। ठीक है ना, 4। उसके बाद 1 माइनस 0 क्या हुआ, 1 होगा, और 0 माइनस 1/4 तो -1/4। फिर से डेल्टा जे निकालने की कोशिश करो भाई, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 निकालो। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनके नीचे तो पक्का 0 आएगा, चेक करके भी देख सकते हो, 0 और ये 7, ऊपर से घटाओगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 0 और ये है 7 या 21/4, ये हो गया 0 और ये हो गया 21/4, और उसे ऊपर 5 में से घटाओगे तो 5 और 20 माइनस का 1/4। ठीक है। अब इसको देखो, ये 0 और ये हो गया 7/4,
तो माइनस के 7/4 आ जाएगा जब 0 में से घटाऊंगा। अब बताओ सारे डेल्टा जे जो है या तो 0 है या नेगेटिव है, तो यही आंसर है। इस बार मिनिमम रेशियो की आगे जरूरत ही नहीं है, यही मेरा आंसर आ गया। हियर ऑल डेल्टा जेस जो है या तो नेगेटिव है या 0 है, सो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल बट नॉट यूनिक। यूनिक नहीं होगा। एंड सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन क्या होगा, मैक्सिमम z की वैल्यू क्या होगी बताओ, वो होगी कितनी, 0 और 7 21, तो 0 + 21 क्या हुआ, 21 ही हुआ। एट x1 इक्वल्स टू x1 और x2 ही आपको क्वेश्चन में गिवन थे, तो x1 और x2 ही आने चाहिए। x1 की वैल्यू कितनी आई है जल्दी बता दो, 3, और x2 की वैल्यू कितनी आई है ही नहीं, तो 0, और यही मेरा आंसर आ गया बस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करने हैं। ठीक है, बस।